नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी मास्टरनी। वह आज भी भुनभुना कर रह गई। क्या करती, और है क्या भुनभुनाने के सिवाय। पर उसके कान पर मक्खी तक नहीं रेंगी। वह वैसे ही उसकी हेयर पिन लेकर कान खुजाता रहा। सुबह से उसे समझाने की कोशिश कर रही है। ट्रांसफर करवाना है मेरा यहाँ, तो जरा 2 दिन की छुट्टी लेकर चलो जयपुर। मेरे पास कहाँ है छुट्टी। तुम्हारी नौकरी, बच्चों की बीमारी में सब तो निकल गई। वैसे बड़ी तुर्रम खा बनती हो। जयपुर जाने में क्या है। जब दूसरे गांव में अकेले रहकर नौकरी कर रही हो तो जयपुर भी चली जाओ। बस 1 दिन की बात है। मई जून की इन छुट्टियों में कोशिश कर लेते हैं डायरेक्टरेट के चक्कर काट कर। एक बार चले चलो। मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। थोड़ा जान लूंगी तो फिर अकेले जाने में दिक्कत नहीं होगी। उस पर शिक्षा मंत्री का पीए अपनी जमुना बहन जी के रिश्तेदार का दोस्त है। कुछ तो काम बन ही जाएगा। क्या बेपढ़ों की सी बातें करती हो। अच्छा चलो चलो, अब दिमाग मत चाटो। कह दिया ना मेरे पास छुट्टी नहीं है। इस शिक्षा विभाग के ट्रांसफरों की भी भली चलाई। आज तुम करवा लोगी रिश्वत से तो दूसरी जाकर स्टे ले आएगी। फिर वो जुट जाएगी तुम्हें उखाड़ने में। बेकार की एनर्जी, पैसा और वक्त वेस्ट करते रहो हर साल छुट्टियों में। गनीमत समझो कि इतना तो पास हो कि हर शनिवार इतवार आ जाती हो। तुम तो हो ही आलसी। कोशिश तक नहीं करना चाहते। अब नहीं होता मुझसे कि हर शनिवार को आओ और इतवार को शाम को चल दो। मैं थक गई हूं। वह लगभग चीख पड़ी थी। चुप होती है कि नहीं। सुबह से पका रखा है। छुट्टियों में आई है महारानी, यूं नहीं कि ठीक से खाना वाना बनाकर खिलाए। साल भर तो खुद ही ठेपते हैं अपनी और तेरे लाडले की रोटी। अभी आई है, आते ही साली ट्रांसफर के चक्कर में पड़ गई। गले तक भर आई रुलाई वहीं रो खिसिया कर रह गई। मन किया खूब लड़े, पर बच्चों के मगन चेहरे देखकर खामोश हो गई। बेचारे बड़े मुश्किल से साथ रह पाते हैं। एक वहां पास के गांव नुमा कस्बे में मेरे साथ और दूसरा यहाँ अपने पिता के साथ रहता है। साल में जब 2-4 बार उसके स्कूल की दिवाली, दशहरा, सर्दियों या गर्मियों की ये छुट्टियां पड़ती हैं, तब चारों साथ रहते हैं। पूरा साल यूं ही निकल जाता है। नौकरी, बस के धक्कों, तबादले की जद्दोजहद अकेले अकेले अपने स्तर पर सहते। उसे याद है कुछ महीने पहले जिला स्तर पर ही अपने ट्रांसफर की कोशिश में वह अकेले शिक्षा विभाग गई थी। क्लर्क से लेकर अधिकारी तक कैसे घूर रहे थे उसके अकेलेपन और जिस्म को तौलते। उसकी जरूरत को अपनी ताकत से तुलना करते। अल्पना सही कहती है, जब सीधे सीधे काम नहीं बने तो मुस्कुराना और सस्ता बनना पड़ता है यहाँ। यह मुस्कुराना तो छोटे मोटे पेपर्स पास करवाने, सर्विस पेपर आगे बढ़ाने के लिए है। बड़े कामों के लिए या तो रिश्वत हो या सिफारिश या फिर बिछो खुद फर्श पर। वह तो अब उस तरह मुस्कुराना भी भूल गई है। जिंदगी की जद्दोजहद में आंखों की वह तरल चमक धो डाली है रोजमर्रा के संघर्षों ने। वह सबको खाना खिला खिला कर खीज में खुद बिना खाए कूलर के आगे दरी बिछाकर ठंडे फर्श पर लेट गई। पास के कमरे से टीवी का शोर गूंज रहा था। कांटा लगा। साथ में उसकी 8 साल की बेटी भी चीख चीख कर गा रही थी। पति भी वह गाना एंजॉय कर रहा था। वह सोच रही थी, क्या जिंदगी बना ली है उसने भी अपनी। घर के और सदस्यों की तरह छोटे छोटे सुख ले नहीं पाती। अब छुट्टियों में भी कुछ ना कुछ नहीं तो सबको छुट्टियों के हिसाब का खास पकाकर खिलाने में, अचार, बड़ियाँ, मसाले, गेहूं तैयार करने में पूरा दिन हवा हो जाता है। फिर एक बार स्कूल खुले तो गया साल का साल। फिर बाहर के काम, बैंक से शहर में अपने घर के लिए लोन पास करवाना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है। उस सब के ऊपर ट्रांसफर करवाने की भाग दौड़। वही क्यों तंग हो। ठीक है, अगर यह नहीं चाहता तो ना सही, उसे कौन सा दुख है वहां गांव में। स्कूल से घर आओ, स्कूल की पियोन खाना बना जाती है, बच्चे सब्जियां दे जाते हैं। वह और बिटिया सुख से सुकून से रहते हैं। हालांकि वहां भी सारा मन यहाँ अकेले रह रहे पति और बच्चे में लगा रहता है। यहाँ शहर में खाना बनाने वाली बाइयाँ मुश्किल से मिलती हैं। मिलती भी हैं तो 1000 मांगती हैं सीधे। पति खाना खुद बनाते हैं, झाड़ू बर्तन वाली एक बार आती है बस। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। न जाने कब के ख्याल, कब का वह माहौल सपने में वैसा का वैसा उतर आया। उसके मोहल्ले की लड़कियां ग्रुप में खिलखिलाते हुए बस से पास के शहर में कॉलेज जाने के लिए निकल रही हैं। कहीं से माँ की आवाज गूंज रही है, सुषमा टिफिन तो लेकर जा। माँ, आज एक सहेली का जन्मदिन है, कॉलेज कैंटीन में ट्रीट है। किस बस से लौटेगी? 4 बजे वाली।
5 बज जाएंगे घर आते आते। न जाने कितनी देर उन भूली बिसरी गलियों में भटकती रही वह। डेली अप एंड डाउन करता उसके कस्बे के लड़के लड़कियों का समूह। सपने में उसे एक उत्सुक चेहरे, जीवन में आए एकमात्र आकर्षण को ढूंढती, सहेलियों की छेड़छाड़ का पात्र बनती वह। सुश्री देख उधर, ड्राइवर की सीट के पास। कहाँ, कौन? वो नीले हरे चेक की शर्ट। धत। रहने दे, याद है उस दिन कॉलेज में सुषमा जी, एनुअल डे के लिए आपका एक गाना, या उस दिन कॉलेज के चुनाव में कैसे सीधे तेरे पास लाइब्रेरी चला आया था। सुषमा जी, आपका और आपकी सहेलियों का वोट तो हमारा ही होगा ना, आखिर एक ही गांव के हैं हम। पागल हो तुम लोग, बेवजह उससे जोड़ रही हो। वह क्यों मुझे घास डालेगा, इतना सीनियर है। मैंने एक बार उसकी तारीफ क्या कर दी, तुम तो पीछे ही पड़ गई। आग यूं एक तरफ नहीं लगती सुशी, वह भी बिला नागा तेरे घर के पास उस चौराहे पर कैसेट की दुकान पर हर शाम जमा रहता है। हाँ, एक वह 10 बार फेल होने वाला कॉलेज का दादा, वह निठल्ला ही तो बचा है हमारी सलोनी सी शोशी जीजी के लिए। छोटी जात का, तुम लोग बिना बात ही एक ब्राह्मण लड़की को मीणा लड़के से कैसे जोड़ रही हो। इसकी तो एक डॉक्टर से बात चल रही है। उसकी ममेरी बहन उषा उसकी सहेलियों से चिढ़कर बोली। करवट दर करवट कस्बे की वे गलियां रह रहकर याद आ रही हैं। वही गलियां जो एक दूसरे में से निकलती, एक दूसरे को काटती, कस्बे की धमनियों और शिराओं सी जिंदगी को बहाती थीं। एकाएक उसकी आधी अधूरी नींद पूरी खुल गई। बच्चों के तेज झगड़े से उन्नीदी सी वर्तमान को पहचानती सी वह पड़े पड़े सोचने लगी। वह गाती भी थी, हाँ हाँ, सीखती थी शास्त्रीय संगीत, बल्कि बीए में म्यूजिक ही था उसके पास। अब गुनगुनाती भी नहीं। उसे भी कभी छेड़ ही सा सही आकर्षण हुआ था। उसके ब्याह की बात डॉक्टर से चली थी, पर जवानी जो चाहे वह हो जाए तो जिंदगी को जिंदगी कौन कहे। डॉक्टर जितना दहेज कहाँ जुटा पाए थे पापा, इसी सदमे में चल बसे। तब झरने से पुलक कर बहा करती थी जिंदगी। अब जिंदगी बहती कहाँ है, रुक गई है बंद नाली की तरह। किसी तरह बहानी होती है संडास साफ कर करके। क्या है, क्यों लड़ रहे हो, जरा आंख लगी थी। मम्मी, तुमने तनु को बिगाड़ कर रख दिया है, देखो कैसा बुरा नोचा है मेरे हाथ पर। तुम कुछ कहती ही नहीं। बेटा पापा की भाषा बोलने लगा है। खाने में मीन मेक, उबला उबला सा खाना। मन किया कह दे कि तुम्हें क्या कम बिगाड़ा है पापा ने, पर फिर वही बहस नहीं छेड़ना चाहती। इतना कहते ही वह सिगरेट की राख झाड़ते हुए चले आएंगे और जम जाएंगे मैदान में। क्या कहा मैंने। फिर वही बच्चे जिनकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ है सहम कर कोने में बैठ जाएंगे। बच्चों के बिगड़ने से शुरू हुई बात माता पिता के बिगड़े चरित्र तक निकल आएगी, फिर चीछा लेकर बच्चों के सामने ही। तू साली, तुझे तो शौक है अकेले घूमने का। तुम रहने दो, सब जानती हूँ, कोई बाई टिकती क्यों नहीं इस घर में। उसे सोचकर ही उबकाई आ गई। वह डर गई एक बारगी, कहीं फिर से पिछली बार की तरह कुल्ला करके मुंह धोकर चाय बनाने लगी। कितने अबॉर्शन कराएगी, नौकरी के साथ यह सब झेलना कितना मुश्किल हो जाता है। मम्मी पास के शहर में रहते हुए भी अब बार बार नहीं आ पाती। बस यही कहती हैं कि अब नहीं आया जाता बसों में बैठकर। सच पूछो तो अब वे भाई भाभी की गृहस्थी में रम गई हैं। इनसे कितना कहा है करवा लो ऑपरेशन, पर कान पर जूं नहीं रेंगती। मैं नहीं करवाता यह सब। पिछली अगस्त से अभी 1 साल भी नहीं बीता है। ऑपरेशन नहीं करवा सकते, पर लाइट बंद होते ही सबसे पहले वही सब याद आता है। आनाकानी करो तो अपने अगले 3 दिन कलेश में निकालो, फिर भी चैन कहाँ है। क्या 1-2 महीने बाद मिलती हो फिर भी लाश की तरह पड़ जाती हो। और कभी प्यार से पहल करो तो ये सब लटके झटके कहाँ सीखे। फिर जी मिचलाया एक खौफ सा बैठ गया मन में। पिछली बार ब्लीडिंग 3 महीने तक बंद ही नहीं हुई। इनसे कहो तो पहला उत्तर, तुम्हें हर महीने 1 दिन ज्यादा होते ही यही लगने लगता है। नहीं नहीं, सच कुछ गड़बड़ है। फिर मेरा नहीं है। क्या मतलब? मतलब क्या, मैंने तो 1 दिन भी अनसेफ नहीं किया है। मन ही मन वह खून का घूंट पीकर रह जाती है। इस बार कुछ हुआ तो वह अबॉर्शन के साथ अपना ऑपरेशन भी करवा लेगी। कुछ दिन माँ को बुला लेगी, नहीं तो दुर्गा चली आएगी। उसके गांव वाले उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वहाँ की हेड मिस्ट्रेस होने की वजह से दुर्गा उसे खूब मानती है। दुर्गा बाल विधवा है। आज वह खुश है, हालांकि देह टूट रही है, पर चलो जान छूटी, कम से कम दुर्गा या माँ को नहीं बुलाना पड़ेगा। कल गांव से जमुना बहन जी का फोन भी आया था जयपुर पहुंचने के लिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री के पीए से बात कर ली है,
पर पति का वही अड़ियल रवैया। ठीक है, संभालो बच्चे, वह अकेली ही चली जाएगी, कोई बच्ची तो नहीं है वह। 37 साल की अनुभवी स्त्री है, न कि कोई लड्डू है कि मुंह में रखा और गपक लिया। दर्द निवारक दवा खाकर उसने घर का काम जस तस निपटाया। सुबह की बस से जयपुर जाने का निर्णय वह कर चुकी थी। अब उन दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। बेटा बड़ा हो रहा है, उसे माँ की ज़रूरत है। बेटी को पिता के साए की, वह खुद भी थक गई है अकेले अकेले स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका निभाते। कभी कभी दिल करता है पति के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाए, एक कम पड़ी औरत की तरह। नहीं करने उसे ये मर्दाने काम, बैंक, लोन, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, अकेले घूमना, खुद अटैची उठाए उठाए उसके अंदर की औरत मरने लगी है। श्रृंगार पटार से जीव चटने लगा है। कभी कभी तो बिना प्रेस की हुई साड़ी पहनकर चल देती है, या वही साड़ी सप्ताह में 2 बार पहन जाती है। जबकि जूनियर ग्रेड की टीचरें भी बदल बदल कर साड़ियाँ पहनती हैं। देह की भूख मरने लगी है। यंत्रवत सा मिलन उसे भाता नहीं है। प्रेम, नखरे, छेड़छाड़ तो कभी थी नहीं उनके रिश्ते में, पर एक नया पंथा स्पर्शों में लह रही थी जिसमें। अब ठहरी ठहरी जलकुंभी से अटी झील है वह। कभी कभी टीवी पर कोई रुमानी गीत देखकर उसे कितना खोखला लगता है रोमांस। कभी लगता है शायद वह ही अछूती रह गई सबसे। खराटे लेते पति की बगल में लेटे लेटे खुद ही से उसे इतनी ज्यादा ऊब हुई कि मन हुआ या तो कुछ खाकर सो रहे या भाग जाए इन जंजालों से। खुद पर कोफ्त हो रही थी, किस लिए कर लिए पैदा ये बच्चे झटाझट। दाम्पत्य क्या है यह समझ पाती तब तक तो यह अनचाहे मेहमान चले आए। उसे याद है अच्छी तरह उसने कभी नौकरी नहीं करनी चाहिए थी। ब्याह कर आते ही पहला वाक्य सास से यही सुना था, बहू हमारे यहाँ सब बहुएं बेटियां नौकरीशुदा है, इसलिए तुम्हें भी पसंद किया था कि तुम बीएड हो। सब तो सब, पति की भी यही मंशा थी कि वह नौकरी करे। सुहाग रात के ही दिन उसने कह दिया था, यह सितार वितार क्यों उठा लाई मायके से, फालतू जगह घेरेगा। वैसे भी हमारे घर में किसी को पसंद नहीं गाना बजाना। आपको? मुझे भी कुछ खास नहीं। फिल्मी तो ठीक है पर शास्त्रीय तो बिल्कुल भी नहीं। उसे कभी सितार तो दूर, हारमोनियम तक नहीं बजाने दिया गया। उसके गाने बैठते ही पति के सर में दर्द होने लगता। उसने विशारद की परीक्षा अधूरी छोड़ दी। पापा होते तो नाराज होते। उन्हें कितना चाव था उनकी बेटी संगीत में पारंगत हो। शुरू में तो पापा से ही सीखा था। सुषमा का मन भराया। पापा ही होते तो क्या आनन फानन में उसे विवाह करना पड़ता। उनकी मृत्यु के बाद माँ और मामा जी ने जो आसपास के शहर में पहला रिश्ता मिला उसी से जोड़ दिया। उससे न कुछ पूछा गया न बताया गया। उसे आपत्ति विवाह से नहीं थी, पर जो उसने विवाह की कल्पना की थी उससे यह दाम्पत्य जरा भी मेल नहीं खाता था। शादी के अगले महीने से ही रोजगार समाचार पत्र आने लगा था, जब तक कि उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल गई। पहली नियुक्ति तो ऐसे गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई जहां सड़कें नहीं थी, रेतीले रास्तों पर जीपें चलती थीं। वह भी ठसाठस भरी हुई, महीने 2 महीने में घर आ पाती थी। ऐसे हालातों में भी बच्चों के आने पर रोक टोक नहीं लगी, बल्कि शादी के 1 साल के ही भीतर मोंटू आ गया, फिर 2 साल बाद तनु। वो तो बीच में 2 और होते। अगर यूं गिनने बैठे तो पूरे 6 बच्चे हो जाते शादी के 12 सालों में। अब उसकी नौकरी को यही सास कोसती है, यही पति उसे लापरवाह फूहड़ साबित करते हैं। अरे आग लगे ऐसी नौकरी को जिसमें बच्चा अस्पताल में है और माँ के पास छुट्टी नहीं। पड़ोस की दीपा को देख लो, क्या तो चकाचक घर रखती है, क्या खाना खिलाती है, उंगलियां चाटते रह जाओ। क्या स्मार्ट बच्चे हैं, पति को हमेशा खुश रखती है। उस पर घर पर रहकर लड़कियों को सिलाई सिखाकर पैसा भी कमाती है। एक तुम हो। दीपा और इनकी आंख मिचौली के किस्से वह न केवल एक पड़ोसन से सुन चुकी है, बल्कि एक दिन रात को पास सोते हुए मोंटू ने भी कुछ इसी संदर्भ में कहा था। मम्मी, वो दीपा आंटी जब तब शाम का खाना लेकर आ जाती हैं, या हम वहीं खा लेते हैं। बहुत टाइम वेस्ट होता है मेरा, पापा से ज्यादा लपड़ चपड़। मोंटू, सुरेश जी पापा के दोस्त हैं, इसलिए वो लोग ध्यान रखते हैं। नहीं माँ, सुरेश अंकल तो थे नहीं तब भी। अच्छा तू मत बोल बड़ों के मामले में, चुपचाप सो जा। मम्मी, मैं बच्चा नहीं कि। हाँ हाँ, 12 साल में ही तू तो दादा बन गया ना। चल, मैं तेरे पापा से बात करूंगी कि यारी दोस्ती में तेरी पढ़ाई का ध्यान रखें। थक गई है वह, कुछ नकारात्मक नहीं सोचना चाहती है, पर आंखों से लगातार बेवजह पानी के रेले बहे जा रहे हैं। वह यह भी भूल गई है कि सुबह 7 बजे की बस पकड़नी है। सुबह वह एक तटस्थता के तहत बस में जा बैठी है। पति से कोई बात करने का मन नहीं है,
पर बच्चों को लेकर वह हिदायतें ज़रूर देती है। उसका कितना मन था कि ये भी साथ चलते। उसे महसूस होता कि उसकी पीड़ा में उसका हमसफ़र साथ है। क्या था बच्चों को भी ले लेते, पर वह दलील फालतू पैसा खर्च होगा, होटल में ठहरने, बाहर खाने पीने, घूमने में उसके पति को कोई रुचि नहीं है। ठीक है, यही जिंदगी है तो यही सही। उसने ठंडी सांस लेकर हाथ हिला दिया। पति ने स्कूटर मोड़ा और बस के जाने से पहले ही यह जा वह जा। बस में चाह कर भी वह सो न सकी। रात भर जाने क्या क्या सोचती रही। किसके लिए करती है वह हाड़-तोड़ मेहनत? घर, पति, बच्चों में उसका अपना हिस्सा कहाँ है जिसे वह जरा सा भी पोषित कर पाती? पति की ओर से 2 बोल प्रेम के तो दूर, सांत्वना या तसल्ली तक के नहीं मिल पाते। हर वक्त उससे खींचा सा ही रहता है। आरोप ही आरोप, जिनका न सिर न पैर। एक घनेरी ऊब और असंतुष्टि उसके व्यवहार से झलकती ही रहती है। साथ वह चलता नहीं, शकों शुभों का अंत नहीं। क्या फिर भी वह उसके साथ रहने के लिए अपना ट्रांसफर करवाना चाहती है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके आगे खड़ा हो गया। सुबह सुबह 6 बजे वह जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर उतरी। वह सोच रही थी, कौन है जयपुर में जिनके घर जाया जा सके अल सुबह। दूर के 2 रिश्तेदार हैं, पर उनका पता ठीक से याद नहीं। एक सहेली का ससुराल है, पता भी है, पर कैसे जाए? चलो फिलहाल यही ठीक है। यहाँ खासी चहल पहल है। सुलभ के साफ सुथरे शौचालय आदि का भी इंतजाम है। 9 बजे तक की तो बात है। नित्य कर्म से निपट हाथ मुंह धोकर चाय पी, चाय की दुकान ही से एक ताज़ा सैंडविच लेकर खाया। दिन भर होने वाली रगड़ाई का अंदाज़ा लगाकर उसने अखबार खरीदा और देर तक पढ़ती रही। पूरा अखबार 3 किश्तों में चाट डाला, पर घड़ी की सुई का कांटा 7:30 तक ही खिसका था। फिर पास के एसटीडी बूथ से पति को फ़ोन किया कि पहुंच गई है, यहीं बस स्टैंड पर इंतज़ार कर लेगी, फिर 9 बजे डायरेक्टरेट जाएगी। आज काम हो गया तो रात ही की बस से वापस, अन्यथा सहेली के ससुराल में रुक जाएगी। वह ठीक 9:30 बजे डायरेक्टरेट के गेट पर ऑटो से उतरी। वहाँ भले ही झाड़ू लग रही थी, गाड़ियाँ अनुपस्थित थी, कार्यालय खुले नहीं थे, किंतु एक भीड़ समय से पहले मौजूद थी। यह भीड़ उन मास्टर मास्टरनियों बाबुओं की थी जिनके शिक्षा विभाग के कोई न कोई काम अटके पड़े थे, या फिर बैन लगने से पहले ट्रांसफरों की जुगाड़ बिठानी थी। डायरेक्टरेट की चहल पहल में वह खोकर रह गई है। बहुत देर से जमुना बहन जी के तथाकथित रिश्तेदार का विवरण लिए उनका पता पूछते घूम रही है। वह कोई पीए नहीं है किसी मंत्री का, डायरेक्टरेट का अदना सा बाबू है। यह बाबू जिसे जानता है वह शिक्षा मंत्री के पीए का खास दोस्त है। यह सब विवरण बताती तो इतनी छीड़ सी उम्मीद पर उसका पति उसे आने देता, पर अब उसे हर कीमत पर ट्रांसफर करवाना ही है। गृहस्थी में उसने संभावित दरारें सूंघ ली हैं, अब साथ रहे बिना काम नहीं चलेगा। सामान वह कुछ खास लाई नहीं है। एक बैग है जिसमें फाइल्स, एक साड़ी, पेटीकोट ब्लाउज है, एक स्टेफ्री का पैकेट, कंघा क्रीम, बिंदी, थोड़ी सी रात की पूड़ियाँ, 2 सेब, एक बिस्किट का पैकेट है। यही बैग उसके कंधे पर टंगा है और वह फटर फटर चप्पलें फटकारती सचिवालय के गलियारों में घूम रही है, एक अजनबी नाम और पते का मुचड़ा हुआ कागज हाथ में लेकर। ओह, तो आप हैं सुषमा जी? हाँ हाँ, मासी ने फ़ोन किया था आपके बारे में। आप कल आ जाती तो ठीक था। डायरेक्टर साहब अब तो दौरे पर निकल गए। वह पहले ही थकी थी, शायद मायूसी भी उसके चेहरे से टपक पड़ी। वह रुआंसू हो आई थी। परेशानी की कोई बात नहीं मैडम, हम शिक्षा मंत्री जी के निवास पर चलेंगे। उनके एक खास आदमी से मेरी मित्रता है। आप पहले ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लिख दो ट्रांसफ़र की, फिर उसे टाइप करवा लेते हैं। शिक्षा मंत्री के निवास पर जाने की ही बात से उसका दिमाग कुंद हो गया। इतनी बड़ी अप्रोच एक ज़रा से कस्बे की हेड मिस्ट्रेस के ट्रांसफ़र के लिए। यहीं डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात हो जाती, चलो शायद बात बन जाए। यहाँ राजधानी में तो हर छोटे बड़े सरकारी काम के लिए मंत्रियों की सिफारिशों का चलन है। विभागों में अफसरों की नहीं चलती क्या? उनकी अपनी सोच, अपनी प्राथमिकता नहीं होती क्या? वह उस बाबू के स्कूटर पर बैठकर 8 किलोमीटर की दूरी तय करती शिक्षा मंत्री के निवास तक पहुंची। मंत्री जी के निवास पर भीड़ हो चली थी। यहाँ भी उसके ही जैसे शिक्षा विभाग के कर्मचारी, मास्टर मास्टरियों का एक पूरा मेला लगा था। सामने बंगले के बाहर लॉन पर बिछी घास पर खड़े बैठे अधलेटे ऐसे ही कई लोग जमा थे। वह भी अन्य मनस्क सी एक कोने में खड़ी हो गई। वह जमुना बहन जी का रिश्तेदार दुबला पतला धनंजय, डायरेक्टरेट का एक छोटा बाबू, अलग कोने में जाकर अपने परिचित व्यक्ति से मोबाइल पर संपर्क कर रहा था। मैडम, मंत्री के खास आदमी मेहता जी तो मिल गए, दोपहर 1 बजे तक यहीं पहुंच भी जाएंगे। थोड़े स्पष्टवादी हैं,
कह रहे थे काम तो हो जाएगा पर रिवार्ड चाहिए, यानी पैसा। धनंजय जी, कितना? आपसे रियायत भी की तो 30,000 तो हैं ही। पर मैं तो इंतजाम के साथ नहीं आई। कोई बात नहीं, उनसे बात तो करते हैं। मेहता 1 बजे नहीं 3 बजे आया। तब तक वह भूखी प्यासी खड़ी रही मंत्री जी के निवास के बाहर लॉन में। उसके से कई और भी पहले से खड़े थे, बात तक खड़े रहे, बेदम उबासियां लेते, जबरन पल के खोले, मायूस दिलों में उम्मीदें लिए। उसके पास ही एक और टीचर खड़ी थी, उसकी ही सी सादा सिंथेटिक साड़ी में, मुंह उतारे। बातों बातों में पता चला उसका पति हार्ट पेशेंट है और वह उससे मीलों दूर पड़ी है। आर्थिक हालत ऐसी है कि नौकरी छोड़ नहीं सकती। उसने स्वयं को टटोला, क्या वह छोड़ सकती है? हाँ, शायद बस महज इतना ही बदलाव आएगा कि बच्चों को अच्छे महंगे अंग्रेजी स्कूलों से निकालना होगा, पति को सिगरेट छोड़नी होगी, किराए का छोटा घर लेना होगा, अपने फ्लैट की किश्तें नहीं चुकी तो बेचना ही होगा ना। और जो नौकरी पर 4 सुकून के पल मिलते हैं वे घर के कामों की भेंट चढ़ जाएंगे। और इज्जत मिलती है वह जाती रहेगी, एक एक रुपए के लिए पति के आगे हाथ फैलाना होगा। मेहता से बात हुई पर बिना पैसे के बात कैसे जमती। ठीक है, जब पैसे ले आए तो मेरे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। उससे पहले व्यर्थ है मंत्री जी से बात करना, वे भड़क जाते हैं ट्रांसफर की बात पर। आप पैसों का इंतजाम जल्द ही करें, अब ट्रांसफरों पर बैन भी लगने वाला है। जी, इतने पैसों का इंतजाम करने में सप्ताह तो लगेगा ही। हालांकि उसके मन में जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक वह 30,000 कहीं से इकट्ठा कर लेगी या पहले से ही 10 तरह के लोन्स चुकाते वह और उसके पति एक और लोन का भार उठा पाएंगे। वह मायूस सी थैला लटकाए धनंजय के पास खड़ी रही। धनंजय भी पार्किंग से अपना स्कूटर ले आया। वह सुबह से उसी के साथ था, सो स्कूटर लेकर खिसकने के मूड में था। आपको कहाँ छोड़ दूँ? मुझे सीधे दफ्तर जाना था, एक ज़रूरी मीटिंग है 3:30 बजे। उसे खुद नहीं पता था कि उसे अब कहाँ जाना चाहिए। आप जाएं धनंजय जी, मैं ऑटो कर लूँगी। ठीक तो फिर मैडम, मैं चलूँ? मुझसे जितना बन पड़ा किया, अब आप अगली बार आकर मेहता जी से सीधा संपर्क कर सकती हैं। धन्यवाद धनंजय जी। सही अर्थों में उसका मुंह सूख गया था। एक सूखा सा धन्यवाद देकर वह मंत्री निवास के बड़े से गेट से बाहर थोड़ा चलकर एक फुटपाथ पर अन्यमनस्क सी खड़ी हो गई। सस्ती और कई बार जुड़वाई गई चप्पल की कील उखड़ आई थी और सुबह से बार बार पैरों में चुभ रही थी। लड़खड़ाकर थोड़ा और आगे निकल आई मंत्री निवास से। सूरज बुरी तरह तप रहा था। पास ही गुलमोहर का पेड़ था और एक बेंच भी, साथ में एक छोटा सा बूथ था जहां कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के अलावा मिनरल वाटर की बॉटल्स भी रखी थी। गुलमोहर के पेड़ के नीचे उसे शांति मिली। बूथ से उसने मिनरल वाटर की एक बॉटल खरीदी और गट-गट एक सांस में पी गई। राहत मिली। फिर समय देखा, 3:30 बजे थे। 4 बजे एक बस जाती है उसके शहर को। लौट जाए अपना सा मुंह लेकर, पति के ताने सुन ले चुपचाप। सही ही तो है, ट्रांसफर करवाना टेढ़ी खीर है। 2 ऑटो एक के बाद एक करके निकल गए। वह निर्णय ही नहीं कर सकी कि कहाँ जाए। बस स्टैंड, सहेली के ससुराल मालवीय नगर। एमएलए के निवास पर फोन और पता तो रखा है, यह अल्पना ने दिया था, यह कहकर कभी मिली है अपने क्षेत्र के एमएलए से। एसटी कैंडिडेट है पर बड़ा बाका रसिया है, जरा मुस्कुरा दो तो काम बनवा देता है। महिलाओं में बड़ा पॉपुलर है, तेरे ही मायके का है, तू तो जानती होगी। तू कोशिश तो करना उससे मिलने की, चुनाव पास है, शायद करवा ही दे। खाक जानती होगी, वह ब्याह करके जब से इस पास के शहर आई है तब से मायके जाना ही कितना हुआ। गए तो हमेशा अपने जापे में, किसी की शादी में या हारी बीमारी में। सुना तो था वहीं का है एमएलए। उसका कस्बा तो है ही, मीणा बहुल क्षेत्र होगा कोई। उसका राजनीति से क्या वास्ता, जिंदगी की जद्दोजहद में कभी वोट तक तो दिया नहीं। एक घनी बेचारगी के साथ उसने सोचा, पति साथ होता तो इस वक्त राहत होती। पहले चप्पल ठीक करवाती, फिर किसी रेस्तरां में न सही, ढाबे में सही बैठकर चैन से खाना खाती और उसके साथ ही सुरक्षित महसूस करती हुई एमएलए से मिल आती। भूख लगी थी पर घबराहट और बेचैनी इतनी थी इस बड़े और अजनबी शहर के अजनबी सायों की वजह से कि भूख पेट में मरोड़ बनकर तो उठ रही थी पर इच्छाएं जैसे मर गई थीं। फिर भी उसने फुटपाथ की बेंच पर बैठकर एक सेब खा लिया। सेब चबाते चबाते उसके दिमाग की ठस पड़ी शिराएं जैसे खुली और उसने निर्णय लिया कि जिस काम के लिए वह आई है, 1,000 रुपए बिगाड़ रही है, उसके लिए अंतिम प्रयास करना ही जायज है। उसने ऑटो वाले को आवाज दी। घूम घाम कर सही पते पर तो वह पहुंच गई, लेकिन ऑटो का मीटर 70 रुपए दिखा रहा था। वह एमएलए
एक शाम सुंदर मीणा के बंगले के बाहर खड़ी थी, लस्त पस्त आखिरी उम्मीद का तिनका पकड़े। उसने इधर उधर देखा। गर्मी की ऊँघती दोपहर के सन्नाटों में आसपास कोई न दिखा। एक लाल बत्ती वाली गाड़ी बंगले के गैराज में थी, यानी विधायक जी घर पर ही हैं। माना वह व्यक्तिगत तौर पर तो उन्हें नहीं जानती, पर क्षेत्र के विधायक हैं तो यदा कदा विभाग के आयोजनों, टूर्नामेंट्स वगैरह में दूर से भीड़ में उन्हें देखा है। पिछली बार मायके गई थी तो बस में से चौराहे पर होर्डिंग्स भी देखे हैं बड़े बड़े। उसने ध्यान ही कहाँ दिया। सफ़ेद धोती कुर्ता, खादी की जैकेट में टोपी लगाए बड़ी मूछों वाले इस नेता की छवि आम नेता ही सी लगी। कितनी बार उनके घोटालों की खबर, अक्खड़ व रंगीन मिजाज की खबर अखबारों में आती रही, पर उसे ऐसी खबरों में कम ही रुचि थी। अल्पना की बात याद आई। स्वयं तो बीए भी ठीक से पास नहीं है। उसके घर की औरतें तो 7 पर्दों में रहती हैं, पर अन्य पढ़ी लिखी आधुनिक औरतों से बहुत तहजीब से बात करता है, उनमें रुचि लेता है, झुक झुक जाता है। लोग कुछ भी कहें उसके बारे में, पर तुझे क्या, तू तो काम के लिए मिल लेना। वह अपने गांव के या भिलवाड़ा के घर में कम ही रहता है। अपने क्षेत्र में तो बस चुनाव में ही झांकता है, बाकी अपना क्षेत्र उसने चमका के रख दिया है। अब जब तू जयपुर जा ही रही है तो मिल आई हो। मैं भी जयपुर जाकर ही मिली थी। मास्टरनियाँ बातें करती हैं कि उससे काम करवाना हो तो अकेले में मिलो, पति के बिना। पर भाई मैंने तो रिस्क नहीं ली, तो पति के साथ मिली थी और लौटते ही साथ में ट्रांसफ़र लेटर था। उसने स्वयं को समझाया, कैसा भी हो एक बार बात करने में क्या हर्ज है, बाहर से ही एप्लीकेशन भिजवा देगी। मिला भी तो मुस्कुराने तक तो ठीक है, ज़्यादा कुछ हुआ तो भाग जाएगी। उसने झट से पर्स निकाला थैले से, उसमें से एक कंघा निकालकर बिखरे उलझे बाल ऊपर ऊपर से सवार लिए। सवारने की जगह वे और अजीब हो गए थे। दिन भर के धूल भरे पसीने को सोख कर मटमैला हुआया रुमाल थोड़ा मिनरल वाटर से भिगोकर चेहरा रगड़ लिया, टेढ़ी बिंदी उखाड़कर सही जगह पर चिपकाई और हल्की सी लिपस्टिक सूखे पपड़ाए होठों पर फेर ली। साड़ी ठीक ठाक की और लॉन का गेट खोल करके पोर्च में आकर सीढ़ियों के नीचे आकर फिर अनमैस्क हो गई। यह भी कोई वक्त है किसी से मिलने का, पर गनीमत है यहाँ मिलने वालों की भीड़ नहीं। क्या कहेगी, कैसे कहेगी। गलत वक्त पर आने के लिए डांट दिया तो। लॉन सजा सवरा था, दीवारों पर चढ़ी बेलें तरतीब से तराशी हुई थी। जिनिया के फूल गर्मी में भी सुर्ख रंगों में मुस्कुरा रहे थे। बाहर की सज्जा बहुत सौंदर्यबोध के साथ की गई थी। ऐसा नहीं है कि उसे यह सब छूकर नहीं गुजरता या उसका सौंदर्यबोध मर गया है। छूता है, उसे भी यह सब भाता है। उसका मन भी करता है वह घर सजाए, पौधे लगाए, घर की आंतरिक सज्जा खूब मन से करे। पर 2 कमरे के छोटे से फ्लैट में, जिसमें न छत अपनी न जमीन, क्या कर ले। सामान किसी तरह अट जाए वही बहुत है। अचानक उसे अपना आप इस माहौल में अनुपयुक्त लगने लगा। उसी अन्य मनस्कता में उसने सीढ़ी चढ़कर डोरबेल बजा दी। बाहर एक सेवक किस्म का व्यक्ति आया। साहब हैं? खुड़ साहब? एमएलए साहब श्याम सुंदर मीणा जी। मैं वड़ा के ही गाँव रिया। कठा सु पधारिया आप? भिलवाड़ा सु। कई काम वास्ते? पहले था बताओ, साहब हैं कि कोनी? हुकुम तो हैं, पर आराम फरमा रिया है। सोई रिया है कई? सोई तो नहीं रिया है, टीवी देख रिया है। वनाने मारो संदेशो तो दे दो। आप अठे बैठो, मैं बाबू साहब ने पूछना आवा। ड्राइंग रूम के बाहर बनी एक गैलरी सी में उसने बेंच पर बिठा दिया। उसे लगा अभी उससे पूछताछ के लिए फिर कोई पिए नुमा व्यक्ति आएगा और वह एप्लीकेशन भिजवा देगी, पर उसके आश्चर्य को दुगना करते हुए स्वयं श्याम सुंदर मीणा सामने खड़े थे। सोकर उठे थे शायद, आंखें लाल हो रही थीं, कसरती डील डॉल वाला बदन, भरा चेहरा, उम्र 40 के पार की, तीखी मूछें, गहरा सांवला रंग। नमस्कार, उसने हिचक के साथ हाथ जोड़ दिए। नमस्कार सर, मैं भिलवाड़ा से आई हूँ, आपसे अपने ट्रांसफ़र की बात करनी थी। काम की बात तो हो जाएगी, आप अंदर पधारें। केसरी बहन जी को पानी पिलाओ, फिर चाय बनाओ, कहकर वे फिर अंतर्धान हो गए। उसे अजीब सा लगा, पर वह स्वयं को सचेत कर पाती तब तक वह एक भव्य ड्राइंग रूम में थी। मखमली कालीन, फानूस, गुदगुदे सोफे, कमरे में अंधेरे उजाले का जादुई माहौल बनाते तरह तरह के लैंप, सुंदर पर्दे, कलाकृतियाँ। उसकी मध्यवर्गीय हिचक उसे अब दस्त कर रही थी। वह कारपेट के पास चप्पल उतारने लगी, फिर उसे अपने आप पर शर्म आ गई। कहाँ बैठे कहाँ नहीं। चुपचाप से उसने कोने में पड़ी एक बेंत की कुर्सी चुन ली। संकोच उसे धसा रहा था।
कैसे चली आई एक विधायक के घर, बिना फ़ोन, बिना अपॉइंटमेंट। क्या सोच रहा होगा ये प्राइमरी और मिडिल स्कूल की मास्टरनियाँ भी। जब तक चाय आई वे भी आ गए, कपड़े बदल कर, वैसा ही बुर्राक सफ़ेद खादी का कुर्ता पैजामा पहनकर जैसा पहले पहने थे। बस फ़र्क यह था कि वह थोड़ा मुसा हुआ था, यह कड़क इस्त्री किया हुआ। वह ठीक से नज़र उठाकर भी उससे बात नहीं कर पा रही थी, शब्द गले में अटक रहे थे। अल्पना की बातें याद आ रही थीं। मैं परसों ही तो भिलवाड़ा से लौटा हूँ, काम के लिए आप वहीं मिल लेती। जी पता ही नहीं चला। हाँ बताएं, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। उन्होंने सोफे के बैग से टिकते हुए एक पैर दूसरे पैर के घुटने पर टिकाते हुए और अपनी नीलम की अंगूठी घुमाते हुए अतिरिक्त मिठास व विनम्रता से पूछा। जी मैं पिछले 10 सालों से शहर के बाहर के गांव में नौकरी करती आ रही हूँ। अपने शहर में इतने सरकारी स्कूल हैं, मुझे वहीं कहीं सेकंड ग्रेड टीचर के पद पर बुलवा लें तो मेरे बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है। मेरे पति वहाँ बैंक ऑफ राजस्थान में क्लर्क हैं। वे उस पर अपनी बेधक दृष्टि डालकर कुछ सोचते हुए बोले। आप कब आई यहाँ जयपुर? जी आज सुबह ही तो। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब से मिलना था पर नहीं मिल सकी, फिर शिक्षा मंत्री जी, पर फिर आपसे मिलना उचित समझा। आप तो ऊंची ऊंची जगह हो आई, फिर तो काम बन ही जाना चाहिए। उसे लगा उसने व्यंग से कहा है। कहाँ? वह रुआसी हो गई। कहीं उसने यह सब बताकर गलत तो नहीं किया, पैसा और सिफारिश के बिना। आप मांडल की हैं? जी। किस परिवार से? वैद्य जगन्नाथ व्यास जी मेरे पिताजी। शास्त्री जी? जानते हैं आप? हाँ। एक लंबा पॉज दोनों के बीच लटका रहा। वह गुदगुदे कालीन पर अपनी बेमेल टूटी धूलटी चप्पलें पूरी तरह टिका भी नहीं पा रही थी। विधायक साहब गहन सोच में डूबे अपनी अंगूठियों से अब भी खेल रहे थे और सोफे पर टिके एक घुटने पर टिका दूसरा पैर हिलाए जा रहे थे। बार बार उनका अर्थपूर्ण नजरों से उसे तौलना सुषमा को परेशान कर रहा था, पर वह सब्र साधे बैठी रही। अचानक वे बोले। आपके पति डॉक्टर तो नहीं? जी नहीं। मैंने कहा ना, बैंक ऑफ राजस्थान में क्लर्क हैं। ओह हाँ। आप बॉयज सेटअप में आना पसंद करेंगी? जी जी हाँ, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं आ जाऊंगी। वह अविलंब उल्लासित होकर बोली। एक हंसी सी खिल गई उसके चेहरे पर। उम्मीदों के मुलायम स्पर्श और विधायक साहब के सकारात्मक उत्तर ने एक बारगी उसे हल्का कर दिया। अब वह अपनी समस्याएं विस्तार से सुनाने लगी। वे उसे गौर से देखते हुए सुनते रहे, फिर बीच में ही बोल पड़े। सुबह से ट्रांसफ़र के चक्करों में फिर आपने खाना तो खाया नहीं होगा। जी जी, काम पहले था, खाना तो बाद। केसरी बाईसा के लिए खाना परोस। वह हचकचा गई, हड़बड़ाकर उठ गई। आशंका ने उसे ग्रस्त कर लिया था। नहीं नहीं, आप तकलीफ न करें, आपने बहुत बड़ा आश्वासन दे दिया, इसके लिए ही मैं बहुत आभारी हूँ। आज्ञा दे। इस अप्रत्याशित आवभगत के लिए वह तैयार नहीं थी तो उसका गला भर गया, पर आगे जो प्रस्तुत होने वाला था उससे अधिक अप्रत्याशित क्या हो सकता था। सुषमा जी, इस आग्रह भरे स्वर में कुछ चीन्हा सा था, पर क्या। एक पल को तो वह यह भी नहीं सोच सकी कि इन्हें उसका नाम कैसे पता। आप मुझे जानते हैं? आप नहीं जानती मुझे? उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ पूछा। वह हड़बड़ा गई। जानती हूँ, पर आप तो एमएलए हैं, आपको शायद मेरे बारे में अल्पना माथुर ने फ़ोन करके बताया होगा। उसी ने आपका पता और फ़ोन नंबर दिया था। कौन अल्पना? एक कलीग। नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता, बहुत लोग आते जाते रहते हैं भिलवाड़ा से। पर मैं सुषमा जी आपको जानता हूँ। मांडल से हम साथ साथ भिलवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए डेली अप डाउन करते थे। बहुत ध्यान से उसने उस व्यक्ति को देखा जो अतीत के किसी कोने में बहुत सी अस्पष्ट परछाइयों की भीड़ में खड़ा बहुत अधिकार से उसका नाम पुकार रहा था। कौन? भाई राजा का कोई दोस्त, किसी सहेली का भाई, पड़ोसी, किसी रिश्तेदार का परिचित, कॉलेज सहपाठी? कौन? ओह, श्याम जी। इस घुटे हुए पॉलिटिशियन में वह उस एक की छवि ढूंढ नहीं पा रही थी जिसके आकर्षण ने बीए करने के दौरान उसे जीवंत रखा था। वह दो तरफा आकर्षण जाति भेद की दीवार के आर पार अपनी मर्यादाओं में रहा तो क्या, संप्रेषण तो पहुंचता था। एक केमिस्ट्री थी, दो व्यक्तियों के बिना करीब गए भी। उसी केमिस्ट्री, उसी आकर्षण की पहचान के तहत यह व्यक्ति उसकी याददाश्त की परतें टटोल रहा है।
उसकी स्थिति अजीब सी हो गई। अगर यह श्याम ही है तो अब क्या? अब क्या मतलब उस आकर्षण का? वह तो उसके लिए एक टीचर है। ट्रांसफ़र के लिए बिना अपॉइंटमेंट लिए चली आई। वह क्या सोच रहा होगा? कितनी भिन्न है आज की छवि उस पहले की छवि से। कहाँ मैच करती है वह लंबे बालों की 2 चोटियां बनाए, सलवार कुर्ता पहने, सुंदर सलोनी, आकर्षक सुषमा, जिसकी आवाज में जादू था। आज अवशेष से बचे पतले बालों को कस के दोहरा के क्लिप में बांधे, लापरवाही से बंधी साड़ी, थकान व तनाव के चेहरे पर छूटे कितने कितने चिन्ह। सूखे होठ झुकाया पोस्चर, वह हतप्रभ खड़ी रही। माना मुझे 15 मिनट लगे तुम्हें पहचानने में, पर तुम तो पहचान ही नहीं रही थी। अच्छा बैठो तो। वह कुछ कह न सकी, पर स्वगत कहने को कितना कुछ था। कैसे पहचानती? कभी तुम्हें ढंग से देखा ही कहाँ था। महज तब देखा जब तुम कॉलेज के चुनाव में वोट मांगने आते थे, तब या जब कॉलेज के फंक्शंस में स्टेज के पीछे हल्के अंधेरों में तुम आकर तारीफ किया करते थे। आपकी आवाज़ गजब की है सुषमा जी। तब भी कभी पूरा चेहरा नहीं, करीब से नहीं देखा। कोलाज सा जुड़ जाता था स्मृतियों में वह चेहरा। 2 छोटी मगर लंबी आग्रह करती आंखें, संकरा माथा, काले घुंघराले बालों से ढका नाक, मूछ थी नहीं तब। फिर अलग से व अर्थ से भरे मुस्कुराते होठ तो याद रहे, पर यूं संपूर्ण कुछ भी याद नहीं। यूं भी क्या रिश्ता था। 1-2 बार तुम्हारी तारीफ क्या कर दी कि तुम अच्छे वक्ता हो, कुछ है तुम में जो औरों से अलग करता है। बस लगी सहेलियां छेड़ने। क्या सोचने लगी? कितना समय बीत गया? 15 साल। कैसे पहचानती? धीरे से उसने कहा और बैठ गई। हाँ बीत तो गया, पर मैंने पहचान लिया, पहले आपकी आवाज़ को, अंदर ही से। मेवाड़ा के गांवरिया। मेवाड़ी बोलने का वह मीठा लहजा याद है? वह गाना जो आपने गाया था कॉलेज में, धीरे हाकोनी बैलगाड़ी नेमरा झेला, झूमर खोला खाए रे हठीला। मैं आवाज़ से उत्सुक होकर बाहर आया, पर फिर असमंजस में पड़ गया। न जाने कब श्याम सुंदर मीणा जी, विधायक भिलवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र, आपसे तुम पर उतर आए। तुम्हें यूं हताश परेशान साड़ी में सचमुच नहीं पहचान सका। मैं पहली बार में तुम्हें किसी गांव के टीचर ही समझा। बहुत बदल गई हो। पर फिर यहाँ बैठकर पूछा और बहुत देर तक गौर से देखा तो तुम्हारी बार बार उठती गिरती भीगी भीगी नज़र पहचानी सी लगी। अब वह भीगी नज़रें टपकने को ही थी। उसे स्वयं पर ग्लानि हो रही थी। इस फटीचर हाल ही में उसे इससे मिलना था, वह भी अनायास इतने सालों बाद। उसका गला भावनाओं से, तनाव से अवरुद्ध था। विचार इतने घनीभूत, मन अति संवेदन और दिमाग कुंद, यह अवरोध सब पिघल कर बह जाता तो राहत मिलती। वह निर्वाक थी, मन कर रहा था उठकर चल दे। उस पुराने छीड़ से परिचित सूत्र का क्या अर्थ? उसका क्या, वह तो एक विधायक है जिसके भ्रष्टाचार और रसिक मिजाज के चर्चे अखबारों में आते रहते हैं। सुषमा, खाना ठंडा हो रहा है। मुझसे नहीं खाया जाएगा श्याम जी। सुषमा, मुझे पता है तुम सुबह से बहुत परेशान रही हो। अब उठो, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। इसे अपना ही घर समझो। श्याम सुंदर मीणा का चेहरा उसने गौर से देखा। वह तीखी नाक, स्थूल डील डॉल वाले विधायक के चेहरे में से एक पुराना आत्मीय झांक रहा था। एक आश्वस्त कर देने वाली मुस्कुराहट वहां थी, जिसने उसके तमाम तनाव, संकोच, बरसों से जमे पीड़ा को पिघला दिया था। ड्राइंग रूम से अटैच्ड और उतने ही भव्य बाथरूम में जाते ही, दरवाज़ा बंद करते ही वह दीवार से चेहरा टिकाकर हिचकियां ले लेकर रोने लगी। न जाने कितना कितना पुराना अवसाद फूटकर बह निकलना चाहता था। अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी मास्टरनी।